हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम अपने कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था। हानवा का युद्ध 1527 में, घाघरा का युद्ध 1529 में और चंदेरी का युद्ध हुआ था आपका 1530 में। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो आपके 1530 में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपके 1528 में। कब हुआ था चंदेरी का युद्ध? 1528 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था खानवा का युद्ध 1526, सॉरी, पानीपत का प्रथम युद्ध। और खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था आपका? खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में। नेक्स्ट है आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध आपका कब हुआ था? 1529 में हुआ था। ये बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। बाबर और अफगान शासकों के बीच, अफगान शासकों के बीच हुआ था। ओके, बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। और जो आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था ये 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। मेदिनी राय। ओके, तो ये सारे ही युद्ध आपके बाबर द्वारा लड़े गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ 1527 में। घाघरा का युद्ध हुआ था आपका 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच। चंदेरी का युद्ध आपका 1530 में नहीं हुआ था, ये 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपके प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी सूची में आपका अनुच्छेद दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में आपके कौन सा प्रावधान आता है। तो सूची 1 मतलब आपका संवैधानिक संशोधन जो है कौन से अनुच्छेद में आता है? संवैधानिक संशोधन आता है आपका 368 में। अनुच्छेद 368 में आता है संवैधानिक संशोधन। वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में आता है? आपके 280 में। वित्त आयोग किस में आएगा? आपका 280 में। और वित्तीय आपात आएगा 360 में। और अखिल भारतीय सेवाएं आएंगी 312 में। संवैधानिक संशोधन कौन से अनुच्छेद में आया? आपके 368 में। और वित्त आयोग है आपका 280 में। वित्तीय आपात है 360 में। और अखिल भारतीय सेवाएं हैं आपके 312 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके जनजातियां दी गई हैं, दूसरी सूची में आपकी अवस्थिति दी गई है, यानी कि आपकी जो जनजाति कहाँ पर ये रहती है, कहाँ पर सरवाइव करती है। तो जारवा जो जनजाति है वो कहाँ पर मिलती है? आपके जारवा मिलती है आपके अंडमान और निकोबार में। कुकी जनजाति कहाँ पर मिलती है? ये आपके मणिपुर में मिलती है। और थारू जनजाति कहाँ पर मिलती है? आपके थारू मिलती है आपके उत्तर प्रदेश में। थारू मिलती है उत्तर प्रदेश में। और गोंड जनजाति आपके कहाँ पर मिलती है? गोंड मिलती है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर मिलेगी गोंड? आपके मध्य प्रदेश में। तो जारवा हो गई अंडमान निकोबार में, कुकी आपके मणिपुर में, थारू सॉरी थारू आपके उत्तर प्रदेश में और गोंड हो गई आपकी मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो आपके निर्वात में यानी कि वैक्यूम में सीधे खड़े नहीं हो सकते। क्यों नहीं खड़े हो सकते सीधे? गुरुत्व नहीं होता इसलिए। वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या आपके वायुमंडल दबाव बहुत कम होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा गुरुत्व नहीं होता। ओके, तो अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे इसलिए नहीं खड़े रह सकते क्योंकि वहां पर आपके गुरुत्व नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो पूंजी निर्माण के संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। निवेश जो है वो आपका पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका केवल एक सही है, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो करेक्ट है आपके दोनों ही कथन सही है। पहला कथन भी आपका सही है। पूंजी निर्माण जो है वो आपकी पूंजी निर्माण की क्रिया और बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। और दूसरा कथन है आपका निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। पूंजी निर्माण यानी कि आपका कैपिटल फॉर्मेशन एक शब्द है जिसका उपयोग किसी विशेष देश के लिए लेखांकन अवधि के दौरान शुद्ध पूंजी संचय वर्णन करने के लिए किया जाता है। विश्व बैंक द्वारा शुद्ध बचत में परिवर्तन का आकलन करके पूंजी निर्माण को मापा जाता है। यदि घरेलू बचत दर बढ़ रही है तो बचतकर्ता अतिरिक्त डॉलर का निवेश कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो कौन से महापुरुष हैं जिन्हें भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय और आपके रविन्द्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती? तो ये आपके राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आपकी भारतीय जागृति का जनक और इसके अलावा और क्या क्या कहते हैं इन्हें? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, जागरण का पिता। और क्या कहते हैं इन्हें? और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। और क्या कहते हैं इसके अलावा? अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। ओके, और इसके अलावा और क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। और प्रथम आधुनिक पुरुष, प्रथम आधुनिक पुरुष। और इसके अलावा आपकी युगदूत। ओके, ये सब जो नाम है आपके ये राजा राम मोहन राय को दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन आपके कौन से अधिनियम के द्वारा हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हुआ था भारतीय संविधान सभा का गठन, तो ये हुआ था आपकी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो लैटराइट मिट्टी के कथन में आपका लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन आपका सही है? फर्स्ट है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो कौन सा कथन आपका सही है? ना तो एक, ना ही दो, एक और दो दोनों, केवल एक और केवल दो। तो करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केवल एक। पहला कथन आपका सही है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लैटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण होने वाली निक्षालन क्रिया के फलस्वरूप होता है। इस मृदा की उर्वरता कम होती है। जो लैटराइट मिट्टी है, इसकी उर्वरता कम होती है। ओके, इसकी उर्वरता कम होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना एवं जैविक पदार्थ यानी कि ह्यूमस की कमी होती है। ओके, इन सब की इसमें कमी पाई जाती है। जबकि लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम, इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी नहीं पाई जाती। ये आपकी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपके पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। केवल पहला कथन सही है आपका, दूसरा कथन गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके उपयोग दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके पदार्थ दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से पदार्थ का उपयोग आपका क्या होता है। ठीक है, कौन से पदार्थ का उपयोग आपका क्या होता है? तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण आपके किसके द्वारा होता है? तो ये आपका कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड के द्वारा, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड के द्वारा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, दूध या मैग्नीशिया आपके प्रतिअमल है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण आपका सिल्वर ब्रोमाइड नहीं होता। सिल्वर ब्रोमाइड आपके फोटोग्राफी में यूज होता है। सिल्वर ब्रोमाइड किस में यूज होता है? आपके फोटोग्राफी में। ओके, तो ये आपका कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही आपका सही सम्मिलित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है आपका? जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था आपकी ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। ओके, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में
भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव, यह अस्पृश्यता और आपके जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो कौन सा कथन आपका सही है? तो आपके दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, दोनों ही कथन सही है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था और इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वाइकोम सत्याग्रह का नाम दिया गया था। ओके, यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। इसलिए आपका करेक्ट आंसर, इसमें आपके दूसरे कथन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात नहीं हुई है, ओनली आपके भाग लेने की बात हुई है। दोनों ही कथन आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है? निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता के बारे में आपका कौन सा कथन सही है? कौन सी विशेषताएं हैं? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो यहाँ पर आपके सभी कथन सही हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता ये होती है कि कार्यकारिणी जो है उसका प्रमुख राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ओके, राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी कि संसद को भंग नहीं कर सकता। तो तीनों ही आपके कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके दे रखे हैं घास के मैदान और दूसरी सूची में दिए गए हैं महाद्वीप। तो आपको बताना है कि कौन से घास के मैदान आपके किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो आपका लानोस कहाँ पर पाए जाते हैं? लानोस मिलते हैं आपके दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, और स्टेपी मिलते हैं आपके यूरोप में और प्रेरीज मिलते हैं आपके उत्तरी अमेरिका में और वेल्ड पाए जाते हैं अफ्रीका में। लानोस कहाँ पर मिलते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपी कहाँ पर मिलते हैं? यूरोप में। प्रेरीज कहाँ पर मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका में और वेल्ड मिलते हैं आपके अफ्रीका में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको विटामिन दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल से आपकी अस्थि रुग्णता होता है। नियासिन से पैलाग्रह यानी कि चर्म ग्रह होता है। कोबालमिन से आपके संघाती रक्ताल्पता होती है और राइबोफ्लेविन से आपके बेरी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपके राइबोफ्लेविन से बेरी रोग नहीं होता। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है आपका? इसका रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, बेरी किसकी कमी से होगा? विटामिन B1 की कमी से होगा, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। बाकी आपके सभी सही सुमेलित है। कैल्सीफोरल की कमी से अस्थि रुग्णता होता है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा और कोबालमिन की कमी से संघाती रक्ताल्पा। अच्छा, राइबोफ्लेविन जो होता है आपका, ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है और जिसकी कमी से आपके कौन सा रोग होता है? किलोसिस नामक रोग होता है। किलोसिस, ठीक है, विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। किलोसिस रोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। स्टार्टअप्स की जो विशेष आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा किया जाता है किसके माध्यम से, दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, या उपरोक्त सभी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, उपरोक्त सभी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को दूत निवेशक यानी कि आपके एंजल इन्वेस्टर्स, दूत निवेशक यानी कि आपके एंजल इन्वेस्टर्स, जोखिम युक्त पूंजी आपकी वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल, और आपकी भीड़ वित्त पोषण यानी कि क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग, ठीक है, इन सभी के माध्यम से स्टार्टअप की विशेषताओं को पूरा किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कोड से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ घटनाएं दे रखी हैं जिनका सही कालक्रम आपको बताना है। तो ये है आपका जलियांवाला बाग नरसंहार है, और डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना है, और उसके बाद आपका 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन है। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाता है, फिर उसके बाद आपका जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, और फिर उसके बाद आपको 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था इनको गिरफ्तार, आपका 9 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, 13 अप्रैल 1919 को। और ये आपका कब हुआ था, 9 अप्रैल, 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बंदी बनाया था। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, और दिसंबर 1919 में आपके मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन, दिसंबर में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी इसकी, अध्यक्षता की थी आपकी, अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले आपका हुआ था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बंदी बनाया था 9 अप्रैल 1919 में, उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार होता है 13 अप्रैल 1919 को, फिर उसके बाद आपका अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1919 में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से आपका कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो फर्स्ट है आपका, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपका 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से कथन आपके गलत हैं। ओके, कौन कौन से कथन आपके गलत हैं। तो यहाँ पर गलत जो है आपका, एक तो आपका बी यानी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार आता है, ये गलत है आपका। और आपका सी, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी आपका गलत है। और आपका डी, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी आपका गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी संविधान से आपके उद्देशिका, न्याय पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि लिए गए हैं। मृत्यु का अधिकार आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं है। ओके, और भारतीय संविधान में संघीय के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी हैं, संघीय नहीं है, एकात्मक भी है। और आपका भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बस आपका ए जो कथन था वो ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपका कौन से कथन सही है। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है अफ्रीका में, उसके संबंध में आपको कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है और कौन सा गलत है। तो ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। यह जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका दूसरा कथन सही है, यह जोम्बेजी नदी पर स्थित है। पहला कथन आपका गलत है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में जोम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये आपके कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में आपके जाम्बिया, जाम्बिया और आपके जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। जिम्बाब्वे की सीमा पर। ओके, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर सीमा पर जोम्बेजी नदी पर स्थित है। जोम्बेजी नदी पर स्थित है, स्थित है। ओके, इसे द स्मैक दैट थंडर्स, द स्मोक दैट थंडर्स, द स्मोक, द स्मोक दैट थंडर्स, द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। 1989 में इसको यूनेस्को ने विरासत सूची में इसको शामिल किया था। ओके, विरासत सूची में इसको शामिल किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका दूसरा ही कथन सही है। ये आपके जोबेंजी नदी पर स्थित है कहाँ पर, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में जोम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से इसको जाना जाता है। 1989 में इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें हरी जो घास होती है, हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है। घास जो होती है वो हमें हरी क्यों दिखाई देती है। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें घास का रंग हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हरे रंग को हमारे जो हरे रंग का प्रकाश होता है उसको हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट करती है। हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश में पत्तियां जो होती हैं वो आपके उपस्थित प्रकाश संश्लेषित वर्णक वर्णक जो होता है मुख्यतः आपके लाल, बैंगनी, नीले और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, और जो हरा रंग होता है उसको परावर्तित कर देते हैं। इसलिए पत्तियां जो होती है, घास जो होती है वो हमें हरे रंग की दिखाई देती है। बाकी जो लाइट में प्रकाश में कलर्स होते हैं उन्हें तो ये अवशोषित कर लेते हैं और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। बाकी कलर्स अब्सॉर्ब करेंगे, ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। तो कौन सी व्यापारिक संस्था है, भारतीय खाद्य निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, खादी एवं ग्रामोद्योग निगम, या आपका भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण। तो सबसे बड़ी संस्था है आपकी सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है खनिज एवं धातु व्यापार निगम। क्या है आपकी, खनिज एवं धातु व्यापार निगम। यह भारत के दो सबसे बड़े विदेशी मुद्रा कमाने वाले संस्थानों में से एक है। यह भारत में खनिजों की विशालतम निर्यातक कंपनी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू आपके नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है और महात्मा गांधी आपके चंपारण आंदोलन से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित है और आपके मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। तो कौन सा कथन आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं आपका मोहम्मद अली जिन्ना जो है एमए जिन्ना वो आपकी खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की और इस आंदोलन से दूर रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी आपके तीनों सही है। मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है। मोहन आपके जो गांधी जी हैं वो चंपारण आंदोलन में भाग लिया था और सुभाष चंद्र बोस आपके फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यही आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको मौलिक अधिकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको दिए गए हैं अनुच्छेद। तो आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में आपका कौन सा मौलिक अधिकार वर्णित है। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में आता है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में आता है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में आती है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आपके अनुच्छेद 29 में आता है। तो कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? वो है आपका गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण आपका अनुच्छेद 23 में नहीं आता, ये आता है आपके अनुच्छेद 25 में। बाकी आपके सही सुमेलित है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। धर्म की स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्र सॉरी आपके अनुच्छेद 23 नहीं 22 में आएगा। किसमें आएगा? आपके 22 में। ठीक है। और धर्म की स्वतंत्रता 25 में आती है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके जीव आरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी सूची में आपके राज्य दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र आपके कौन से राज्य में स्थित है। तो मानस कहाँ पर है आपका? मानस कौन से राज्य में स्थित है? मानस स्थित है आपके असम में। मानस कहाँ पर है? असम में। सुंदरवन कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? आपके उत्तराखंड में। और पंचमगढ़ी स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। मानस असम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में और आपके पश्चिमगढ़ी जो है वो आपके मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। गुब्बारों में जो आपके हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, यानी कि आपके हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम भरी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ती है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, या आपके इसकी अपेक्षा में ये अधिक उठाने की शक्ति रखता है, या आपके वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा? तो करेक्ट हो जाएगा आपका, यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। हाइड्रोजन जो है वो आपकी अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है। ठीक है। तो इसे तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% ही है, परंतु हीलियम गैस का अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु यानी कि गुब्बारों में भरा जाता है, क्योंकि हीलियम जो होती है वो आपके अज्वलनशील होती है और ज्यादा आपकी ये आपकी अक्रिय गैस है, इसलिए इसको गुब्बारों में भरा जाता है हाइड्रोजन की जगह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना यानी कि ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाना है, खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है, खाद्य मूल्यों पर नियंत्रण करना है, या आपके उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो भारत सरकार द्वारा आरंभ की गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य क्या है? ये है आपका
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना यानी कि ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई थी, ये आपको बताना है। मतलब आपकी पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, उसके बाद आपकी कौन सी घटना हुई थी। कूट दे रखे हैं आपको, उसके माध्यम से अपना उत्तर देना है। तो पहले कौन सी घटना हुई थी आपकी, चोरा चोरी की घटना, जलियांवाला बाग है, रोलेट एक्ट और आपका चंपारण सत्याग्रह है। तो सबसे पहले होता है आपका चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद आपकी रोलेट एक्ट होता है, चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद रोलेट एक्ट है, और फिर उसके बाद है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर उसके बाद आपकी चोरी चोरा की घटना। ठीक है, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी, 4 फरवरी 1922 में। 4 फरवरी 1922 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ओके, रोलेट एक्ट कब आया था, रोलेट सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था, 6 अप्रैल 1919 में हुआ था, 6 अप्रैल 1919 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं। कथन है आपका राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण है आपका संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक आपका सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो करेक्ट है आपका ऑप्शन ए, यानी कि आपका कथन भी सही है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, और कारण भी आपका सही है। संसद के दोनों सदनों में जो आपके विधेयक पारित होता है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता, और जो आपका कारण है वो सही एक्सप्लेनेशन करता है, सही स्पष्टीकरण देता है आपके कथन की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। 79 में क्या दिया है आपके, अनुच्छेद 79 में दिया गया है जो सदन बनेगी आपके, सदन किससे मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति और आपके लोकसभा प्लस आपके राज्यसभा, यानी कि सदन के दोनों सदनों और राष्ट्रपति को मिलाकर ही संसद बनेगी। संसद जो बनेगी आपकी राष्ट्रपति को और सदन के दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस आपकी राज्यसभा बन जाएगी संसद। और अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। ये आपके वर्णित है अनुच्छेद 111 में कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी जो आपका विधेयक है वो कानून नहीं बन सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपके कौन से राज्य में नहीं है। तो बांदीपुर कर्नाटक में, राजाजी उत्तराखंड में, सिमलीपाल ओडिशा में, पिन वैली आपके जम्मू और कश्मीर में। तो बांदीपुर कहाँ पर है आपका, बांदीपुर तो कर्नाटक में ही है, लेकिन पिन वैली जो है वो आपके जम्मू और कश्मीर में नहीं है। ठीक है, बांदीपुर उद्यान राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, राजाजी उत्तराखंड में, सिमलीपाल आपका ओडिशा में स्थित है, लेकिन पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि आपके कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जो जिला है, लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, WBC जो होते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स का बनना,
और आरबीसी का विनाश यानी कि रेड ब्लड सेल्स का विनाश कहाँ पर होता है? वहां पर आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो तो बनते हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उनका वहां पर विनाश होता है, यानी कि वो वहां पर खत्म होते हैं। कहाँ पर होते हैं? प्लीहा में, सॉरी, आपके लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैनक्रियास में या आपके यकृत में। तो ये होते हैं आपके प्लीहा में। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं आरबीसी, इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल होता है आपका 120 दिन का। ठीक है, 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। इसके बाद इनका विनाश कहाँ पर हो जाता है? प्लीहा में इनका विनाश हो जाता है। लिम्फोसाइट और जो आपके न्यूट्रोफिल्स होती हैं, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और आपके न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये आपकी दो प्रकार की होती हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये दो तरह की होती हैं, एक आपका लिम्फोसाइट, दूसरा आपका न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इनका निर्माण प्लीहा में होता है, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है, और न्यूट्रोफिल्स का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आपकी पानी के जहाज तोड़ने के उद्योग के लिए, या आपका हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। तो ये प्रसिद्ध है आपके निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की महत्ता को स्वीकार किया, और कांडला जो आपके गुजरात में है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण है। क्षेत्र वर्ष आपके 1965 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 1965 में इसको स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।